ओके, तो सारे के सारे जितने भी गलत हैं ये एक उसमें आ जानी चाहिए विद इन हाफ एन आवर। तो ये टेस्ट है SFG 4 वाला। SFG 4 में काफी सारे क्वेश्चन गलत हुए थे। कितने टोटल? 18 क्वेश्चन गलत हुए थे, 2 छूटे थे, तो यानी कि 20 क्वेश्चन हमें याद करने हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर के, इसमें याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और इवन PIL, ये सारे के सारे कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? USA से ओरिजिनेट हुई हैं। ओके, जुडिशियल रिव्यू क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? बिल्कुल नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म मेंशन नहीं है। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है। इस क्वेश्चन से ये खत्म, ये पता था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें गलत ये हुआ है कि अभी तक कोई भी जज इम्पीच हुआ है क्या? अभी तक हाई कोर्ट में कोई भी जज इम्पीच हुआ है क्या? तो सोचने की बात है कि हाई कोर्ट में अभी तक एक भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि हाँ, अभी तक हाई कोर्ट में एक भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। याद रखना पड़ेगा इस बात को। ओके, और एक चीज है कि इंडियन हिस्ट्री में जो इम्पीचमेंट था वो 4 टाइम्स इनिशिएट हुआ है, लेकिन इम्पीच नहीं हुआ। तो अगर इस तरह से लिया जाए तो वर्बैटिम लेंगे, नो जज ऑफ एनी हाई कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड। तो हाँ, इम्पीचमेंट के प्रोसेस से नहीं, प्रॉपर कंप्लीट इम्पीचमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर। और अभी तक कोई भी जज हाई कोर्ट का इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद, और हाँ, ये उसमें मतलब ये लक्ष्मीकांत में वर्बैटिम दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, स्पीकर को डिस्क्रिशनरी पावर होती है एडमिट करने का मोशन की या रिमूवल का? तो ऑफ कोर्स उनको होती है डिस्क्रिशनरी पावर। दूसरी चीज, रिमूवल जो प्रोसीजर होता है हाई कोर्ट जज का, क्या सेम होता है? हाँ, सेम ही होता है। रिमूवल प्रोसीजर ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि रिमूवल प्रोसीजर क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ये जो रिमूवल प्रोसेस है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में शुरू क्यों नहीं हो सकती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्यों नहीं शुरू हो सकती? लेकिन क्यों नहीं हो सकती, इसका कारण ये है कि कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल ही नहीं होती है, तो वहां पे कैसे शुरू होगी? इसलिए जो रिमूवल मोशन है वो 100 मेंबर साइन करते हैं। कहाँ पर? लोकसभा में। 50 मेंबर साइन करते हैं राज्यसभा में, सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। और ये जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो कब, कैसे शुरू होता है? पहली चीज तो, रिमूवल ऑर्डर साइन कौन करते हैं? ये रिमूवल ऑर्डर साइन करते हैं प्रेसिडेंट, है ना? और ये जब एड्रेस होता है पार्लियामेंट में, उसी के बाद इसे साइन किया जाता है। ओके, तो इनिशिएट होगा ये कैसे? सबसे पहले आपका ये देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिमूवल मोशन होगा, 100 मेंबर लोकसभा, 50 मेंबर राज्यसभा। ठीक है, फिर स्पीकर या चेयरमैन या तो एडमिट करेंगे या रिफ्यूज करेंगे। फिर अगर इसे एडमिट कर लिया जाता है तो स्पीकर या चेयरमैन कंस्टिट्यूट करेंगे 3 मेंबर कमेटी। कौन से? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। ओके, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ये 3 लोग। फिर कमेटी फाइंड करेगी कि गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर है और सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी, 2 ही ग्राउंड दिए गए हैं, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। और फिर उसके बाद लेटर अपॉन, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब ये हो जाएगा तो ये मोशन पास हो जाएगा हर एक दोनों हाउस से, और स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा ये। फिर ये प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे और पास करेंगे ऑर्डर रिमूव करने का। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में आ सकता है कि क्योंकि वो हाई कोर्ट के हैं तो हाई कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में शुरू होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और इसमें कंफ्यूज हो चुके थे हम। नेक्स्ट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आर्कियोलॉजी का था, तो उसमें अभी रिसेंटली कंस्टिट्यूट किया गया था। कल्चर मिनिस्टर का सोचा जा सकता था, कल्चर मिनिस्टर सही लग रहे थे, लेकिन लर्नेड सोसाइटी, तो यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज के लोग और
कई सारे मतलब अलग अलग उससे लोग स्पेशलाइज लोग बुलाए जा रहे हैं, इस वजह से ये लर्नड सोसाइटी को ऑफकोर्स ये अच्छा क्लोजर एसोसिएशन क्लोजर दे रहा है यहाँ पर। तो ये याद रखने वाली बात है। इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं वो भी देख लेते हैं। चलो कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ठीक है। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज ASI टू इंक्लूड by the ASI to include the culture minister as a chairperson and also include ASI and culture ministry officials, state government nominee, MP, scientist, university representative and expert on the Indus Valley script among the members. So कितने सारे लोग देखिए, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सारे लोग हैं। और इसमें 5 लोग ऐसे भी हैं जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा विद द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि बोर्ड विल मीट वंस इन अ ईयर। यहाँ से ये भी चीज सीखने वाली है कि बोर्ड जो है वो एक साल में एक बार मिलेगा। एंड its function would include advising the center on matters relating to archaeology referred to it by the member। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के लोग भी हैं, MPs हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं इंडस वैली स्क्रिप्ट के। ऐसे पूछा जा सकता है कौन कौन इंक्लूडेड है, मिनिस्ट्री ऑफिशियल भी इंक्लूडेड है। और फिर इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर के कोई लोग इंक्लूडेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल्चर मिनिस्ट्री का ऑफिशियल, कल्चर मिनिस्टर, MP, साइंटिस्ट। तो MPs आ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, तो हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर के कुछ लोगों, तो डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, MPs हैं, साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव है, एक्सपर्ट्स हैं। और इसमें क्या है कि मैटर रिलेटेड टू आर्कोलॉजी और प्रोमोट द स्टडीज रिलेटेड टू application archaeological principle, training future archaeologists and closure association of learned society in India and the state government with activities of ASI। It will promote closure contact of the archaeological survey of India with Indian universities conducting archaeological research। ओके, तो इस तरीके से यू गेट टू नो कि इतना सारा एक्सपोजर मिल रहा है। MPs है, फिर से बोल दे रही हूँ, दोहरा दे रही हूँ, MPs है, एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट हैं, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसके स्क्रिप्ट एक्सपर्ट्स हैं। और ये सब मिल करके ये इन्होंने क्या बनाया है, सेंट्रल बोर्ड फॉर आर्कियोलॉजी ऑन आर्कियोलॉजी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। ओके, आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज गॉन। अब ये क्वेश्चन आएगा तो कभी कतई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत हुआ है 6 नंबर। चार्जशीट में डिफॉल्ट बेल कब अवेलेबल होगी? तब जब चार्जशीट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड नहीं आप फाइल करोगे तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थी। चार्जशीट क्या है? चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट होती है जो कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाते हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने बोला था कि चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, और सिंपल बेल एक मैटर ऑफ राइट होता है और ये बेलेबल ऑफेंस के केस में होता है। ओके, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है? FIR एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। चार्जशीट क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? ओके, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? FIR है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है? ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ पर बहुत कंफ्यूजन थी, इसलिए देखेंगे। 8th क्वेश्चन है, इसमें PIL कहाँ ओरिजिनेट हुआ? अमेरिका में हुआ। क्या ये नॉन एडवर्सियल सिस्टम है? हाँ, ये नॉन एडवर्सियल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन है। नॉन एडवर्सियल यानी कि इसमें कोई एडवर्सरी नहीं होती है, कोई पार्टी नहीं होती है हमारे अगेंस्ट, लेकिन कोई एक ऐसा मैटर होता है, कोई टॉपिक होता है जिसको लेकर के एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है ना। तो ये बेस्ड ऑन होती है एडवर्सियल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन, नॉन एडवर्सियल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन में। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि दिए गए हैं और याद करने पड़ेंगे आपको भी और मुझको भी, दोनों याद करते हैं। चलो ओके, 8th नंबर क्वेश्चन कहाँ है? ये देखो, देखो क्या बोल रहे हैं, नॉन एडवर्सियल और inquisitorial system of litigation implies an active involvement of court in the case investigation। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जिसमें कि कोर्ट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, नॉन एडवर्सियल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल सिस्टम
एक ऐसा लिटिगेशन सिस्टम में लिटिगेशन होता है जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट होता है केस इन्वेस्टिगेशन में, और एडवर्सरियल सिस्टम में ऑन द अदर हैंड कोर्ट एक्ट्स एज अ इम्पार्शियल रेफरेंस बिटवीन द टू लिटिगेशन पार्टीज। इसमें कोर्ट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। लोकस स्टैंडी का रूल इसमें फॉलो नहीं होता है, डाइल्यूट कर चुके हैं, ठीक है। कोई भी मेंबर आ सकता है, आके कर सकता है। और बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर आर्टिकल और द लेटर रिसीव, जैसे कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन लोगों ने क्या किया, पीआईएल दायर करी थी। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन में उन्नी कृष्णन के से आर्टिकल 21A से रिलेटेड है, याद रखना है। ओके, तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन याद करने। अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज इन पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज हेल्ड पीआईएल इज अ नॉन एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन, ठीक है। ये देखो, ये इसमें है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक पूरा का पूरा वो है, क्या है, केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट, एक है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक केस हुआ था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला कि पीआईएल एक नॉन एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन है। ओके, याद रखना है कौन थे, पीपल्स फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि बोला क्या, पीआईएल एक नॉन एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन है। ओके, कुछ होते हैं कोलैबोरेटिव लिटिगेशन, कुछ होते हैं इन्वेस्टिगेटिव लिटिगेशन। कोलैबोरेटिव लिटिगेशन एक एफर्ट होता है फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट इज क्लेमेंट, द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक ऑफिसर आर इन कोलैबोरेशन टू सी दैट बेसिक ह्यूमन राइट्स बिकम मीनिंगफुल। इन्वेस्टिगेटिव में क्या होता है कि मतलब सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हो, कोर्ट हो, क्लेमेंट हो, ऑफिशियल्स हो, सब के सब मतलब मिलके काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव में क्या होगा, this is because it works on the reports of registrar, district magistrate, comments of expert and newspaper। तो ये इन्वेस्टिगेटिव होती है कि किसी ने कमेंट किया, कोई एक पॉलिसी है जो बोला गया कि इतनी प्रतिशत इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंची है, या उतनी प्रतिशत नहीं इम्प्लीमेंट हुई, तो वो पीआईएल लगाई जाएगी कि देखो इनका राइट नहीं हो पा रहा, तो इस तरीके से हो गई इन्वेस्टिगेटिव। चलो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। 13वां क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन हाई कोर्ट से रिलेटेड था। मुझे ये चीज कंफ्यूज कर गई कि कोई प्रोविजन ही नहीं है डिस्टिंग्विश्ड का। तो हाई कोर्ट बड़े हाई लेवल का भैया, इन्होंने डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को डिस्टिंग्विश्ड कर दिया, हटा दिया, वैनिश कर दिया। तो भाई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रोविजन हाई कोर्ट के केस में नहीं मिलता है। याद रखने वाली बात है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का किसी भी प्रकार का कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का नहीं मिलता है प्रोविजन। ओके, ये क्वेश्चन में ये पॉइंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। इसके अलावा ये बात सही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया ही अपॉइंट हो सकता है जज ऑफ द हाई कोर्ट, फिर वो बात की बात है कि वो नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ले और फिर बने। वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया बाहर से आया फिर सिटीजन लिया, सिटीजनशिप लिया, सिटीजनशिप लेने के बाद ही बनेगा वो हाई कोर्ट का जज। तीसरी चीज कि जो पर्सन है जो होल्ड करे जुडिशियल ऑफिस कम से कम 10 साल का, 10 साल ही जरूरी है, 5 साल नहीं, 10 साल, उसी को अपॉइंट करते हैं जज ऑफ द हाई कोर्ट। चौथी चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है मिनिमम एज, ना ही सुप्रीम कोर्ट का ना ही हाई कोर्ट का, याद रखेंगे, ये हमें पता है, भूल ही नहीं सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है, ओके, स्टेटमेंट एमिकस क्यूरी गलत नहीं हुआ, छोड़ दिया था, पता ही नहीं था एमिकस क्यूरी होता क्या है। तो एमिकस क्यूरी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो असिस्ट करता है कोर्ट को बाय फर्निशिंग इंफॉर्मेशन और एडवाइस रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। तो इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो असिस्ट करता है कोर्ट को बाय फर्निशिंग इंफॉर्मेशन और एडवाइस रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। तो ये वो है, कौन है ये वही व्यक्ति है जो इंफॉर्मेशन, एडवाइस और इन सबको करके बताता भैया देखो ये कर लो, टेंशन लेने का नहीं। आगे बढ़ते हैं। 17 सही हुआ था, प्ली बार्गेनिंग लेकिन आता नहीं था, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, याद करना पड़ेगा प्ली बार्गेनिंग क्या होता है एग्जैक्टली। प्ली बार्गेनिंग का मतलब है कि प्री ट्रायल लेवल पे नेगोशिएट कर लो कि भैया हम ये गिल्टी मान लेंगे, लेसर ऑफेंस के लिए मान जाएंगे,
और हम कह देंगे भैया ये सब टाइम हटाओ, टेंशन लेने का नहीं, मैं ये मान रहा हूँ ये गलती हुई मुझसे, मैं इतने का फाइन पे करूंगा। तो वो हो जाएगा प्री बार्गेनिंग। मैंने इसको उस समय पे कैसे एलिमिनेट किया, ऐसे किया कि भैया कोई सारे के सारे क्लेम ले रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसको इतना टाइम ना बिताना पड़े, तो जेल में तो बिताना ही पड़ेगा, फिर क्या ही फायदा है, पैसे बहुत खर्च करने पड़ेंगे। तो नहीं, कुछ लेसर ऑफेंस हो, कुछ तो फायदा हो हमारा, अगर हम मान रहे हैं अपनी कुछ गलती, तो वो कम से कम ऑफेंस की मानेंगे गलती। डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी टू अ लेसर ऑफेंस एंड इट इन्वॉल्व्स प्री ट्रायल नेगोशिएशन विद द प्रोसिक्यूशन। क्या होता है, अंडर प्ली बार्गेन डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी टू अ लेसर ऑफेंस एंड इट इन्वॉल्व्स प्री ट्रायल नेगोशिएशन विद द प्रोसिक्यूशन। तो जो डिफेंडेंट होता है, जो बचा रहा होता है पार्टी को, वो जाके प्रोसिक्यूशन के पास जाता है, दोनों वकील मिलते हैं कि देखो भैया उसको इतना ये जो कमी है ये इसमें वो मान जाएगा, उसको इतनी सजा हो जाएगी, अब इसको जाने दो, रफा दफा करो, टेंशन नहीं दो। ये हो गया 17 क्वेश्चन जिसमें कि कंफ्यूजन था थोड़ा सा। ओके, ग्राम न्यायालय तो पता है ना कि पनिशेबल विद इन ऑफेंसेस, punishable with imprisonment of more than 7 years. ऑफ कोर्स ट्राई कर सकते होंगे मेरे ख्याल से। ग्राम न्यायालय कैन ट्राई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, तो क्रिमिनल ऑफेंसेस भी कर सकते हैं, और तो कौन कौन से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिल्कुल कर लेंगे, सिविल राइट वाला भी कर लेंगे, इलेक्शन डिस्प्यूट ग्राम पंचायत का तो नहीं, इलेक्शन डिस्प्यूट बड़ी बात होती है, हाईकोर्ट लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और 7 years वाला क्यों नहीं कर पाएंगे, इसका रीजन देखते हैं, है ना। सही तो हो गया, पर सही होने से क्या होता है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। 18th क्वेश्चन का देखते हैं क्या दिक्कत है और कैसे आया। ठीक है, 18th क्वेश्चन। हाँ देखो 18th क्वेश्चन का क्या बता रहे हैं, देखो 3 क्यों गलत है। ओनली पेटी क्रिमिनल केसेस, जैसे कि हाँ क्रिमिनल केसेस तो ट्राई कर सकते हैं, देखिए ये बड़ी चीज पता चल रही है यहाँ पर, ध्यान से। क्रिमिनल केसेस तो हैं लेकिन पेटी, यानी कि सिर्फ 2 साल तक का जिनका टर्म हो, वो ट्राई किए जाते हैं ग्राम न्यायालय में। और इलेक्शन डिस्प्यूट जो होते हैं ग्राम न्यायालय से, जैसे कि 17 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो रेलेवेंट अथॉरिटी जो फॉर्म की जाती है, हाई कोर्ट नहीं होते, हाई कोर्ट नहीं होते, जो लिख दिया था मैंने ध्यान सोच के वो गलत मैंने कर दिया था, दैट इज ओके, बट सही पता होना चाहिए कि कोई रेलेवेंट अथॉरिटी जो कि स्टेट लॉज के अंदर बनाई जाए, वो ग्राम न्यायालय के इलेक्शन डिस्प्यूट को देखती है, जरूरी नहीं हाई कोर्ट देखे, ठीक है, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो देखेगी। पेटी क्रिमिनल केसेस ये देखते हैं, और 2 साल तक के क्रिमिनल केसेस, और सब ये सब देखते हैं, सिविल भी क्रिमिनल भी। ओके, ऐसे याद कर लिया, समझ में आ गया। नाउ वी गॉट टू नो वन न्यू फैक्ट। ओके, इसके अलावा देख लेते हैं सिविल राइट्स एक्ट, अंडर फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द ग्राम न्यायालय एक्ट, ऑफेंसेस लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अंडर सिविल राइट्स एक्ट 1955, डिस्प्यूट्स। ओके, तो ये कहाँ पर थे, हाँ, disputes related to any the use of forest produced by inhabitants of gram panchayat, right to purchase property, use of common pasture, regulation timing of taking water, water से related, property से related, ग्राम पंचायत कोई अगर फॉरेस्ट लैंड ले रहा हो उससे related, equal remuneration act से related, और द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये सारी चीजें कॉमन है, इसको याद करने का इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो इसको दबा लेंगी, मुझे पता है। नेक्स्ट, क्रिमिनल कंटेंट ऑफ कोर्ट में कोई दिक्कत आई थी क्या, नहीं आई होगी, क्योंकि पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर विच लोअर्स द अथॉरिटी, अथॉरिटी लोअर कर रहे हो, कितना बड़ा गलत काम कर रहे हो, जस्टिस सिस्टम को बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड इंटरफेयरिंग विद ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो वो हो गया, है ना। और ये जो विलफुल डिसओबीडियंस है ना, ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है उसमें, क्या बोलते हैं, सिविल में, ठीक है। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात कर रहे थे, ये वाला गलत हुआ था, ये तो बस देख लो। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल की जो बात हो रही थी ना, वो 20% ब्लेंडिंग तो सही है, इन्होंने 20% ब्लेंडिंग तो सही रखा, लेकिन 2025-26 तक के लिए है इनका टारगेट, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सेकेंड और थर्ड तो वैसे ही सही है कि एक्सपोर्ट
भी हो सकता है अब, और प्रोडक्शन भी हो सकता है अब, है ना। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम लोग प्रोडक्शन भी करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हो तो उससे ले सकते हैं, लेकिन अभी इधर के लिए इतना बहुत है, देखेंगे बाद में जब दोबारा से वापस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 22, एक्टिंग चीफ जस्टिस में। ये जो सोचा ना कि ज्यादा इन्होंने किस तरीके से दिया कि व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, फिर दिमाग चला होगा, एक्स्ट्रा वाला दिमाग चला होगा कि अच्छा उस समय तो वो काम कर नहीं सकता, तो शायद एक्टिंग चीफ जस्टिस को, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। होता है जो लिखा है वही होता है, कि एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट तब अपॉइंट करते हैं जब चीफ जस्टिस परफॉर्म ना कर पाए और उनकी ड्यूटी एब्सेंट हो या फिर वैकेंट हो फॉर फ्यू टाइम, फॉर फ्यू मिनट्स। तो हम लोग फिर से इसको ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिरकार ये कौन सा मतलब होगा, है ना। ये याद कर लेते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस आखिरकार कब आते हैं। हम्म एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कोविशील्ड, क्या है कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, है ना, तो वो एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, जो कि यूके की कंपनी ने बनाई है। जाइकोव डी, जाइडस किसी कंपनी ने बनाई है, जाइकोव डी अपनी इंडिया की, ठीक है। जाइडस फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसने बनाया है। प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, क्या है प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। फाइजर जो बायोटेक वाली है वो जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने है। और वो होल वायरियन इनएक्टिवेटेड कौन सी थी, कोवैक्सीन। होल वायरियन और वेक्टर वाली है कोविशील्ड वाली, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली है, ठीक है, वायरल वेक्टर वाली। याद हो गया। फाइजर बायोटेक और एनटेक और जाइकोव डी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तीनों चारों हो गई। नेक्स्ट है एडवाइजरी जूरी, सुपरवाइजरी jurisdiction। हाई कोर्ट हैज द पावर, ऑल कोर्ट्स नहीं, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स, ये गलत था। ये अगर एलिमिनेट हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो याद रखें कि ऑल कोर्ट्स पे नहीं होता है, ट्राइब्यूनल्स में नहीं होता है, जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स या कोर्ट्स होते हैं उसमें नहीं होगा। फिर इसके अलावा सुपरवाइजरी jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट कवर्स बोथ ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल दोनों। सुओ मोटो वो ले सकते हैं, हाई कोर्ट कैन एक्ट सुओ मोटो इन केस, इन अ केस, तो ऑफ कोर्स वो सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल रिस्ट्रेंट को लेकर के क्वेश्चन, जिसमें कि इट हेल्प्स मेंटेन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर, वो तो सही है। और ये इंडिपेंडेंस को भी कहता है, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लो कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट अगर नहीं परफॉर्म करेंगे, बार बार लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाएंगे, तो जो इलेक्टर्स हैं वो भी उंगली उठाएंगे, और जो एग्जीक्यूटिव है वो भी उंगली उठाएंगे कि भैया ये क्या है। तुम खुद जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे, अगर वही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा, तो सब लोग उस पर उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करेंगे। और अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर के माइंड में आएगा कि चलो इसको मॉनिटर करते हैं, और अगर कोई मॉनिटर करने लगा तो इंडिपेंडेंस नहीं बचेगा। तो जो एक कहते हैं ना कि एक एक बाउंड्री खुद बना के चलो, जिससे कि वो ही बाउंड्री आपको बचाएगी। तो ये वही बाउंड्री है जुडिशरी के लिए, जो कि उनकी इंडिपेंडेंस को बचा के रखती है। तो ये बड़ा ही मतलब थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन था, आई वॉज कंफ्यूज, इवन वन मोर वॉज कंफ्यूज। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये लंबा सोचना है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करता है। और अगर वहां पे छोटा सोच लिया एग्जामिनर में, तो हम लोग के मार्क्स भी छोटे हो जाएंगे। तो देखो क्या होता है। फिलहाल नेक्स्ट, सेफगार्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो आफ्टर पार्लियामेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, सॉरी आफ्टर रिटायरमेंट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा वो मतलब पार्लियामेंट वो उनकी जो जुरिस्डिक्शन उसको कर्टेल नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को। उनकी सैलरी है और जो एमोल्यूमेंट्स है सारे के सारे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किए जाते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मोस्ट जज एज चीफ जस्टिस, ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया, और इसमें लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये याद रखना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूछा जाए तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही लेना है, उसके बाहर का नहीं लेना है, ये कन्वेंशन है, ये बिल्कुल कन्वेंशन है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हुआ। तो जो सीनियर मोस्ट जज का अपॉइंटमेंट होता है वो कन्वेंशन होता है। रिट जुरिडिक्शन के बारे में हमें पता है कि रिट जुरिडिक्शन जो है वो उसमें ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए करा जा सकता है ऑफ कोर्स। और फिर रिट जुरिडिक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ओके, रिट जुरिडिक्शन इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और कोई मतलब हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं कि कैन नेवर इशू, तो इससे एलिमिनेट हुआ था।
अदरवाइज आई वाज कंफ्यूज कि क्या रिट जुरिडिक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और हाँ रिट जुरिडिक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसलिए 44th जो है उसको थोड़ा देखेंगे। फोर्टी फोर्थ, तो 44th का क्या है, तो 44th में ये जो है ना ये वाला रिट जुरिडिक्शन, इसमें कुछ जजमेंट आई होगी। तो देखिए चंद्रा कुमार केस था, चंद्रा कुमार केस 1997 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो रिट जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इट कैन नॉट बी आउस्टेड, इसे या आउस्ट या एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। इवन आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करना चाहो तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते। चंद्रा कुमार केस याद रखिए, रिट चंद्रा कुमार केस, ठीक है। और देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका आता है जो मतलब बता रहे थे कि नेक्स्ट आपका है हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स इन टू any person authorized authority and government not only within the territorial jurisdiction but also outside the territorial jurisdiction। ओहो हाँ, देखिए देखिए देखिए, ये आउटसाइड टेरिटोरियल jurisdiction में भी जा सकते हैं, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द कॉज ऑफ एक्शन arises within the territorial jurisdiction, अगर cause of action within the territorial jurisdiction में आता है तो outside territorial jurisdiction में भी ये जजमेंट दे सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए कि कहीं का केस है, और मान लीजिए कि जो क्रिमिनल है ना, वो क्रिमिनल का घर किसी एक हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है ना, कि यूपी के का क्रिमिनल है और उसने क्राइम कहाँ पे किया है, एमपी में किया जाके, तो यूपी का कोर्ट ये कह सकता है कि इस क्रिमिनल को के अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाए। सो वो जुरिडिक्शन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बाहर जा रहे हैं कि वो एमपी में क्राइम हुआ है और ही इज और टेकिंग एक्शन इन यूपी, तो यूपी का कोई हाई कोर्ट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, 44th हो गया। 44th के बाद 45th, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एल सैल्वाडोर और उरुग्वे है ना, उरुग्वे बनी है, सॉरी सॉरी नहीं नहीं उरुग्वे नहीं, उरुग्वे नहीं, अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों उरुग्वे डल गया है, लेकिन इसमें उरुग्वे नहीं है, ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो एल साल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ओनली सेकेंड क्रिप्टो करेंसी को लीगल घोषित करने वाली कंट्री बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और एल साल्वाडोर, ये दो लोग याद रखेंगे दोनों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 जो कि छोड़ा गया था। एनजेएसी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था क्योंकि इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोलेजियम सिस्टम को हम लाएंगे, और ये सही भी था। हम्म, फिर जो कोलेजियम उसको एक्सपेंड किया गया था 5 मेंबर बॉडी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द थर्ड जजेस केस। अब मैंने क्यों छोड़ दिया था, क्या प्रॉब्लम आई थी, आई वाज कंफ्यूज। सेकंड मैंने कह दिया था कि भैया प्राइमेसी ऑफ कोलेजियम सिस्टम फॉलोइंग एनजेसी, ये फॉलोइंग मुझे कंफ्यूज किया था कि ये फॉलोइंग क्या होगा, किस तरीके से, क्या मतलब, आई वाज कंफ्यूज्ड। तो हाँ मतलब एनजेएसी के बाद है ना, एनजेएसी के बाद अब कोलेजियम सिस्टम ही आएगा बेटा, अब तुम एनजेएसी से हटा लो, तो ऐसा केस था। तो पहली चीज तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, समझ लीजिए बात को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर हम लेकर के आएंगे किसको, कोलेजियम सिस्टम को। तो ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द प्राइमेसी ऑफ कोलेजियम सिस्टम फॉलोइंग द एनजेसी जजमेंट। देन उसके बाद था कि इसको एक्सपेंड कर दिया गया था 5 मेंबर बॉडी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द थर्ड जजेस केस। तो कोलेजियम वाज एक्सपेंडेड टू 5 मेंबर बॉडी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द थर्ड जजेस केस। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है, हाँ ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कैट के जुरिडिक्शन में कौन कौन नहीं आएगा, है ना, नॉट इंक्लूडेड अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो कौन कौन से नहीं आते, पहला सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की कैबिनेट सेक्रेटरी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में नहीं आएंगी या आएंगे। तो सेक्रेटरिएट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट पहली चीज। दूसरा, मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ कोर्स नहीं आएंगे। फिर ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट संभालते हैं, उनका पूरा का पूरा कंट्रोल है। और
कौन कौन मतलब हाँ आते हैं, मतलब वो है कि अगर कोई ऑफिसर और सॉरी कोई सेंट्रल सिविल सर्विसेज का अधिकारी है वो आएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंडर, उस वो जुरिस्डिक्शन है। और दूसरा है कोई सिविलियन ऑफिस एम्प्लॉयज हैं डिफेंस सर्विसेज के, सिविलियन एम्प्लॉयज डिफेंस सर्विसेज के भी अगर सिविलियन एम्प्लॉयज हैं तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाएंगे। याद रखें कि सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में आते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट जो स्टाफ होता है पार्लियामेंट का और कोई डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के जुरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। डिफेंस, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, तीसरा सेक्रेटरियल और स्टाफ। ये हो गए सारे के सारे गलत क्वेश्चन का रिवीजन। इसको सुनना है, याद करना है। इंसॉल्वेंसी को अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। इंसॉल्वेंसी सिचुएशन कब होती है? जब कोई इंडिविजुअल या कंपनी है वो अपना आउटस्टैंडिंग डेट रिपे नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद क्रेडिटर कैन अप्लाई, नो। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऑफ कोर्स आई थिंक वो होल्डर भी अप्लाई कर ही सकता है। लेट्स सी हु कैन अप्लाई। अब देख रहे हैं तो लास्ट क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं। When a corporate debtor or company which has taken loan defaults on its loan repayment, either the creditor or a debtor ho creditor ho, can apply for the initiation of corporate insolvency resolution process, okay, under section 6 of the IBC। याद रखें डेटर क्रेडिटर सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दीज वर क्वेश्चंस ऑफ द SFG 4। अब हम लोग आगे के SFG का भी रिकॉर्ड कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कौन कौन से टॉपिक्स देखे एक बार ऐसे नजर मार लेते हैं। हमने देखा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के जुरिसडिक्शन के बारे में। पॉज करें, रुकें, देखें कि आपको क्या याद है, कौन से जुरिसडिक्शन में आते हैं, कौन से नहीं आते। एनजेएसी के बारे में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब आया, किया था, जजेस केस में कितनी बेंच एक्सपेंड करी, किसको प्राइमेसी दी, उसके लिए देखा। थोड़ा सा लैंग्वेज इशू था। फिर उसके बाद 45th का क्या है, कौन कौन सी कंट्री थी, एल साल्वाडोर या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, याद किया। फिर हमने 42nd क्वेश्चन देखा, जो कि जिसमें कि हमने देखा कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी मेंटेन करता है कौन, जुडिशियल रेजिस्टेंट। फिर हमने देखा कि जो हाई कोर्ट सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन होती है हाई कोर्ट का, वो वो सारे के सारे कोर्ट्स में नहीं होता है, डिफेंस कोर्ट्स को छोड़ करके, ट्राइब्यूनल्स को छोड़ करके वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल सबके मैटर में होता है। जाइकोव डी और कोवैक्सिन क्या इंडिया की है? क्या कोविशील्ड इंडिया की है? क्या फाइजर बायोएनटेक इंडिया के हैं? कौन कहाँ का है, कौन कौन सी वैक्सीन है, ये हमने देखा। फिर 43rd में हमने ये भी देखा कि सेफगार्ड्स कौन से अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। क्या सीनियर मोस्ट जज का अपॉइंटमेंट जो होता है चीफ जस्टिस के उस पे सीट पे, क्या ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो इसके बारे में देखा। हमने ये भी देखा कि जो कि हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट में मेजोरिटी से क्या मुकदमे लिए जाते हैं, कितने जजेस, कितने ही मतलब एटलीस्ट कितने जजेस होने चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो रही हो, ये भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि हाई कोर्ट में क्या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट के लिए कोई जगह होती है, क्या कोई प्रोविजन होता है हाई कोर्ट में? क्या जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उनकी कोई हायरार्की होती है? क्या अदर्स ट्राइब्यूनल की कोई हायरार्की होती है? उनका एग्जाम्पल बताइए। फिर उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा गलती से जो गलत हुआ था OMR शीट में वो देखा। उसमें था आपका ये पेंशन वाला कि पेंशन किस में चार्ज होते हैं, क्या किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो सैलरीज अलाउंसेस है क्या चेंज किए जा सकते हैं? चेंज की बात हो रही है, हटाने की कम करने की बात नहीं हो रही है। तो चेंज ऑफ कोर्स किए जा सकते हैं फेवर में। फिर सेशन कोर्ट, सेशन जज किसको बोलते हैं? जो क्रिमिनल कोर्ट का हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। ये सब हमने देखा। इसके बाद हमने देखा एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बारे में, जो कि सेंट्रल स्टेट और स्टेट स्टेट की लड़ाई पे उत्पन्न हो जाते हैं। क्या प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आते हैं? क्या इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आ सकते हैं? क्या फाइनेंस कमीशन के मैटर्स को ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन में लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, ऑफ कोर्स। क्यों नहीं लिया जा सकता, इसके बारे में सोचें। कोलेजियम सिस्टम के बारे में देखा हमने, कोलेजियम सिस्टम, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हाई कोर्ट के जज का जो प्रोविजन होता है वो देखा। और कोलेजियम सिस्टम में क्या ट्रांसफर भी हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। क्या अपॉइंटमेंट होता है? वो तो पता ही है।
कितने जज की चाहिए, कितने जज होने चाहिए, 5 जज। कौन सा केस था, थर्ड जजेस केस था। ओके, ये सब याद रखने वाली बातें हैं, याद रखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद हमने देखा कि नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2025 तक का है, 20%। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में 3 ही ग्राउंड दिए गए थे, VAUP, VA यानी कि वैकेंट, एब्सेंट और अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, 3 ही थे। इसके अलावा इन्होंने चौथा ग्राउंड बड़े दिमाग से लगाया और हम कंफ्यूज हो गए। ये कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में तो कतई नहीं होना है, यहाँ पे गलतियां करके सीख लेना है। प्ली बार्गेनिंग क्या होती है कि भैया पहले से जो डिफेंडेंट है और जो प्रोसिक्यूशन है मिल गए आपस में कि भैया ये कम वाली दे दो, ज्यादा वाली ना दो, हमें कम ही पनिशमेंट लेनी है, तो पनिशमेंट कम वाली लेसर ऑफेंस की पकड़ के बाकी चलो प्री टायर लेवल पे खत्म करो ये बात। तो वो प्ली बार्गेनिंग हो गई। फिर हमने देखा कि प्रोविजन के बारे में तो देख ही लिया था कि वो नहीं है। एमिकस क्यूरी क्या है कि भाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एडवाइस देंगे और फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट में मदद करते हैं। तो इट मीन्स one who assists the court by furnishing information or advice regarding question of law or fact. One who assists the court by furnishing information or advice regarding the court of law। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, हाँ जी, एक देखा कि हाँ जिसमें कंफ्यूजन तो थी नहीं, लेकिन PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये कहाँ से आया है, नॉन एडवर्सियल सिस्टम में। और नॉन, वो जो क्या था, एक नॉन इन्क्विस्टोरियल करके था सिस्टम, वो क्या होता है, इसमें कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कोर्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। दो तरह के देखे थे, एक इन्वेस्टिगेटिव टाइप ऑफ, एक कोलैबोरेटिव टाइप ऑफ, है ना, ये सब देखा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा चार्जशीट। चार्जशीट में क्या डिफॉल्ट बेल मिलती है, कौन से केस में मिलती है डिफॉल्ट बेल, वो देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, इसमें कौन कौन से लोग इम्पोर्टेंट हैं, MPs हैं, साइंटिस्ट हैं, और यूनिवर्सिटीज के जो लोग हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो लोग देख रहे हैं, उनकी स्क्रिप्ट को समझ रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, काफी एक्सपर्ट्स हैं। तो काफी एक्सपोजर है, क्लोजर एसोसिएशन है लर्नड सोसाइटी का, और काफी एक्टिविटीज हो रही हैं। ओके, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म बता ही दिया है। और स्पीकर के बारे में देखा था, स्पीकर के बारे में, स्पीकर का क्या है, अच्छा अच्छा, स्पीकर के बारे में नहीं देखा था। हाँ, हाई कोर्ट के जज के बारे में कि भैया कोई भी हाई कोर्ट का जज इम्पीच नहीं हुआ है अभी तक। ओके, और डिस्क्रिशनरी पावर होती है, और हाई कोर्ट जज के रिमूवल का प्रोसीजर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा सुप्रीम कोर्ट का होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का कोई काम नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट ही काम करता है। एवरीथिंग इज डन बाय पार्लियामेंट इन केस ऑफ हाई कोर्ट जज ऑल्सो। नाउ द चैप्टर इज डन, द सब्जेक्ट 4 इज डन, कंप्लीट हो गया है पूरा। और 37 मिनट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे करके सारा याद कर लो। गुड नोट्स। बाय बाय।